तो दोस्तों हाल ही में एक सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोगों को इंडिया के जो मल्टी रोल सपोर्ट वेसल है मतलब लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया। जबकि कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि जापान की तरफ से अपने कुछ बेहतरीन हथियारों को करीबन 12 देशों को बेचने का तैयारी किया जा रहा है, जिनमें भारत का भी नाम शामिल है। ऐसे में दोस्तों जब मल्टी रोल सपोर्ट वेसल का जिक्र होता है तो मन में एक सवाल तो ये भी रहता है कि जापान की तरफ से जो मल्टीपर्पज डिस्ट्रॉयर या फिर कहे तो हेलीकॉप्टर कैरियर इजुमो क्लास का निर्माण किया गया है, क्या ये भारत के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जापान के ये इजुमो क्लास के ये जो जहाज है ये कितना कारगर है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके अंतर्गत जापान इन जहाजों को भारत के सामने ऑफर के रूप में रख सके। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इजुमो क्लास के जहाज को अगर देखा जाए तो ये हाल फिलहाल में काफी अधिक चर्चा में है, क्योंकि जापान की तरफ से इसे एक हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में डिजाइन तो किया गया और तैयार भी किया गया, लेकिन जापान अब इसे एक संपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में तब्दील कर रहा है जो F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को एकोमोडेट कर सकेगा और जापान के आवश्यकताओं को दूर करने के अलावा जो चाइना के मंसूबे है उसे भी ध्वस्त कर सकेगा। हालांकि जापान की तरफ से इस डिसीजन को लेने के बाद चाइना के अंदर काफी अधिक तिलमिलाहट था और चाइनीज मीडिया में इसे लेके बढ़ चढ़ के चर्चा किया गया, पर दोस्तों इससे ना जापान को फर्क पड़ा है और ना ही आने वाले समय में पड़ेगा। दोस्तों जापान के ये इजुमो क्लास के जहाज को देखा जाए तो इसे जापान में मल्टीपर्पज डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। हालांकि इसे कई कई जगहों में हेलीकॉप्टर कैरियर भी कहा जाता है, पर दोस्तों इसे आप एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप या फिर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक नहीं कह सकते, क्योंकि ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक का रोल नहीं निभाता है। और ये हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्टों को तो लॉन्च कर सकता है, लेकिन अन्य तरीके के जो बोट्स, व्हीकल और एयर कुशंस को कैरी करने का क्षमता लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक या फिर एम्फीबियस असॉल्ट शिप में होता है, वो जापान के इस कैटेगरी के जहाज के पास नहीं है। और दोस्तों इसी वजह से इन जहाजों को लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के जगह में हेलीकॉप्टर कैरियर या फिर मल्टीपर्पज डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के जहाज को निर्माण करने के बावजूद इसे लैंडिंग एबिलिटी से दूर रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है जापान के ऊपर लगा हुआ प्रतिबंध। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान अपने कुछ नियमों से इस तरीके से बंधा हुआ है कि वो कोई भी ऑफेंसिव हथियार को निर्माण नहीं कर सकता। और एम्फीबियस असॉल्ट शिप को बेसिकली ऑफेंसिव हथियार कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के आइलैंड और कोस्टलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर दुश्मन के क्षेत्र के अंदर ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। हालांकि इंडिया के जो मल्टी रोल सपोर्ट वेसल या फिर कहे तो लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत इंडियन नेवी के द्वारा जिन जहाजों को हासिल किया जाना है वो ये सभी काम को तो अंजाम दे सकेगा, लेकिन इसका मेन फोकस होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ। हालांकि इंडियन नेवी को इस तरीके के जहाजों का आवश्यकता सुनामी के बाद से ही पड़ा था। दोस्तों जापान के इजुमो क्लास के इन जहाजों को अगर देखा जाए तो फिलहाल जापान के द्वारा ऐसा टोटल 2 जहाजों का निर्माण किया गया है, और ये 2 जहाज असल में JS इजुमो और JS कागा है, और इन दोनों जहाजों को ही जापान एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील कर रहा है, और ये दोनों जहाज ही आने वाले भविष्य में F-35 को होल्ड कर सकेगा। दोस्तों इन जहाजों को अगर देखा जाए तो जापान के तरफ से जहाजों के निर्माण का काम साल 2012 या उससे थोड़ा पहले शुरू किया गया था, और रिपोर्ट के मुताबिक पहला जहाज मतलब JS इजुमो को 25 मार्च 2015 में कमीशन किया गया। हालांकि दूसरा जहाज JS कागा को 2 साल के बाद मतलब 22 मार्च 2017 को कमीशन किया गया, और फिलहाल दोनों जहाज ही जापान में एक्टिव है। दोस्तों इन जहाजों को अगर देखा जाए तो वजन में ये काफी अधिक भारी नहीं है। एम्प्टी कंडीशन में जहाजों का वजन करीबन 19,500 टन के आसपास है, जबकि फुल लोड के साथ इसका वजन करीबन 27,000 टन के आसपास है। और दोस्तों लंबाई भी किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसा नहीं बल्कि लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के जैसा ही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजुमो क्लास के जो जहाज है इसका लंबाई करीबन 248 मीटर मतलब करीब करीब 813 फीट 8 इंच के आसपास है, और इसका चौड़ाई 38 मीटर मतलब करीब करीब 124 फीट 8 इंच के आसपास है। जहाज का ड्राफ्ट करीबन 7.5 मीटर मतलब 24 फीट 7 इंच के आसपास है, जबकि इसके डेप्थ करीबन 33.5 मीटर मतलब 109 फीट 11 इंच के आसपास है। दोस्तों जहाज में पावर और प्रोपल्शन के लिए कॉम्बाइन गैस टर्बाइन एंड गैस टर्बाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका कुल क्षमता करीबन 1 लाख किलोवाट या फिर कहे तो 1,34,100 हॉर्स पावर के आसपास है। जहाज में 2 शाफ्ट है और 4 GEIHI LM2500 IEC गैस टर्बाइन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस पावर और प्रोपल्शन सिस्टम के सहारे ये जो जहाज है ये 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, और जहाज को ऑपरेट करने के अलावा जहाज के जो एयर विंग है उसे ऑपरेट करने
करने के लिए करीब करीब 970 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों जहाज में एडवांस टेक्नोलॉजी के कमांड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें OYQ-12 कॉम्बैट डिटेक्शन सिस्टम, OPS-50 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, OPS-28 सरफेस सर्च रडार, OQQ-23 बो सोनार, NOLQ-3D1 EW सूट, मार्क 36 सुपर रैपिड बूम ऑफ बोर्ड काउंटर मेजर चैफ और डेकॉय लॉन्चर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। जबकि इसके अलावा जहाज में एंटी टॉर्पेडो, मोबाइल डेकॉय, फ्लोटिंग एक्यूस्टिक जैमर जैसे वॉरफेयर सिस्टम को भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों हथियार को अगर देखा जाए तो जहाज में 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2 C-RAM सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और जहाज के अगर एयर विंग को देखा जाए तो ये 7 ASW मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर, 2 SAR मतलब सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। जबकि इसके अलावा 12 या उससे अधिक F-35B जैसे एयरक्राफ्टों को भी कैरी करने का क्षमता इसके पास है। दोस्तों कुल मिला के ये जहाज 28 एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो मैक्सिमम 28 तक ही एयर विंग के एसेट को कैरी करने में सक्षम है। दोस्तों इस जहाज को एक एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील किया जा रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे इस्तेमाल हो सकेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहाज में ना तो कोई कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम है और ना ही कोई अरेस्टिंग गियर है। और इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर इसे एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील किया भी जाता है तो ये केवल मात्र F-35B जैसे एयरक्राफ्ट मतलब शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्टों को ही एकोमोडेट कर सकेगा। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ये जहाज चाहे कितना भी कैपेबल हो, क्या ये भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और क्या जापान इसे भारत को ऑफर करेगा। तो दोस्तों जापान के अगर ऑफर के संभावनाओं को देखा जाए तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि जापान इतने बड़े हथियार किसी देश को बेचने के लिए आगे बढ़े। हालांकि जापान के ऊपर जिस तरीके का पहले प्रतिबंध था उसे जापान अब हटाने का तैयारी कर रहा है ताकि अपने कुछ हथियारों को अपने एलाई देशों में बेच सके। पर दोस्तों जापान अगर इन हथियारों को या फिर कहे तो इजुमो क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर को बेचने का तैयारी भी करता है, तब भी हमें नहीं लगता कि ये भारत के इंटरेस्ट में है। मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरीके के किसी जहाज को खरीदेगा जो भारत की आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके। दोस्तों जापान के इजुमो क्लास इंडियन नेवी के जो मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के प्रोजेक्ट है, इसके आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इंडिया के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इसके अंतर्गत इंडियन नेवी जिस तरीके का जहाज को हासिल करना चाहता है उसमें कुछ खास कैपेबिलिटी होना आवश्यक है, जैसे कि ट्रूप्स व्हीकल, लैंडिंग क्राफ्ट और टैंक्स जैसे हथियारों को कैरी करने का क्षमता। फिलहाल जापान के इजुमो क्लास के पास इस तरीके का क्षमता नहीं है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो रिक्वायरमेंट है इसके अंतर्गत जहाज में एंटी एयर वेपन, वो भी 32 सेल के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एकोमोडेट करने का क्षमता होना चाहिए। एंटी शिप एंटी सरफेस के लिए इसमें कम से कम 16 एंटी शिप मिसाइल और एंटी सरफेस मिसाइल होना आवश्यक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसमें टॉर्पेडो डेकॉय सिस्टम और कुछ स्पेशल टाइप के गन भी इसमें होना आवश्यक है, जिनमें 4 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 4 12.7 मिलीमीटर के गन वो भी रिमोट ऑपरेटेड गन, 8 मीडियम मशीन गन और 4 पोर्टेबल सल्यूटिंग गन होना चाहिए। हालांकि दोस्तों इन गनों को जहाजों में लगाना कोई बड़ा मुश्किलों का बात नहीं है और जापान चाहे तो इन गनों को लगा सकता है, पर इंडियन नेवी को जो व्हीकल कैरिंग, ट्रूप्स कैरिंग और लैंडिंग क्राफ्टों को कैरिंग करने का कैपेबिलिटी चाहिए वो शायद इन जहाजों में इतने आसानी से लाया ना जा सके। और फिलहाल यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से इंडियन नेवी के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम में जापान के इजुमो क्लास के जहाज फिट नहीं बैठता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए कि अगर दोनों देश तैयार भी होता है तब भी ये जो जहाज है ये मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के प्रोग्राम के तहत आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।